नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने कक्षा 11 का जो पहला अध्याय है समुच्चय यानी सेट, उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो उसकी आगे की क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे उस अध्याय से संबंधित अपनी जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1। तो आज उसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताना है। मतलब जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें बताना है कि जो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर से बताना है कौन कौन से समुच्चय हो सकते हैं। तो समुच्चय क्या होता है? जो वेल डिफाइन होता है। सेट क्या है? जो एक वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब कि अगर अलग अलग व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति अलग अलग आए तो भी वो बदले ना, कि जो संग्रह होगा वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा? समान रहेगा। व्यक्ति बदलने के अनुसार उस संग्रह के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वो क्या कहलाता है? समुच्चय। और इंग्लिश में बोले तो क्या कहलाएगा वो? सेट। यानी एक वेल डिफाइन होना चाहिए। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स जो वेल डिफाइन हो। मतलब एलिमेंट का ऐसा कलेक्शन चाहिए जो कि अच्छी तरह से परिभाषित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमें पता है कि वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। यहाँ पर कलेक्शन किसका पूछा है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं? तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास जे अक्षर वाले अगर महीने देखे जाए तो एक तो है जनवरी, एक है जून और एक है जुलाई। ये केवल 3 ही महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हैं। अब चाहे मेरी जगह कोई और व्यक्ति आकर भी कहेगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने क्या है, तब भी हम उसका जवाब यही देंगे कि जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। मतलब इन तीनों के अलावा कभी भी चौथा महीना हम नहीं लेंगे कि नाम लेंगे तो केवल 3 महीनों का ही लेंगे। तो ये जो संग्रह है वो व्यक्ति के अनुसार बदलने वाला नहीं है, सबके लिए क्या है? समान रूप से एक जैसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास वेल डिफाइन है। तो ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो उसको हम समुच्चय बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समुच्चय। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब कहा है कि जो ये संग्रह है क्या ये समुच्चय है या नहीं। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बोला है। अगर मैं किसी राइटर की बुक अगर अधिक पसंद करूंगा तो मेरे लिए वो प्रतिभाशाली होगा। हो सकता है वो आपके लिए प्रतिभाशाली नहीं है। किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी अपने जो प्रतिभाशाली लेखकों की जो सूची बनाएगा उसके अंदर अलग अलग लेखक लिखेगा। मैं लिखूंगा तो भी अलग अलग लेखक होंगे। तो मतलब जो सूची बनेगी, जो हमारे पास जो संग्रह बनेगा वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसा होगा? अलग अलग। मतलब ये भी वेल डिफाइन नहीं है। ये जो हमारे पास संग्रह दिया हुआ है ये वेल डिफाइन नहीं है। ये व्यक्ति के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ये हमारे पास समुच्चय नहीं है। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर हम इस दुनिया के अंदर जितने भी बैट्समैन हैं उनकी अगर सूची बनाने जाए कि उसके अंदर से बेस्ट कौन है, तो मैं जो सूची बनाऊंगा क्या वो आपकी सूची से मैच करेगी? दोनों मैच नहीं करेगी। दोनों अलग अलग सूचियाँ होगी, क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर अलग होंगे, आपके फेवरेट प्लेयर अलग होंगे। किसी और व्यक्ति से पूछे तो उसके अगर फेवरेट प्लेयर की अगर सूची बनाएंगे तो वो भी अलग आएगी। मतलब व्यक्ति के अनुसार जो सूची है वो अलग अलग आ रही है। मतलब ये भी वेल डिफाइन हमारे पास नहीं है। ये जो हमारे पास कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइन नहीं है। तो इसको भी हम समुच्चय नहीं कहेंगे। अगला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारी जैसे क्लास है, आपकी जैसे क्लास होगी 11th, तो उसके अंदर कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे। आप अगर उसका कलेक्शन बनाओगे, उनको गिनोगे, उन सभी के नाम लिखोगे, तो चाहे क्लास का कोई भी बच्चा गिने तो कलेक्शन तो एक ही बनेगा। जो क्लास के अंदर जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हीं का ही तो संग्रह बनाओगे। उसके अलावा कोई संग्रह में अन्य किसी विद्यार्थी को शामिल नहीं करेंगे। तो मतलब वहाँ पर जो भी संग्रह बनेगा वो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा बनाया गया संग्रह समान रहेगा। मतलब वो किसी भी अलग अलग विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग संग्रह नहीं बनेगा। सबके लिए संग्रह एक समान ही रहेगा। मतलब ये कैसा है? वेल डिफाइन है। छात्र के अनुसार नहीं बदल रहा है। प्रत्येक छात्र के लिए वो एक समान ही संग्रह रहेगा। कि जैसे आपकी कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी है तो आप अगर उसकी सूची बनाओगे तो आप भी 50 बनाओगे, आपके पास में बैठा विद्यार्थी बनाएगा तो भी वो भी 50 की ही सूची बनाएगा। मतलब दोनों के लिए जो संग्रह है वो समान है, संग्रह बदल नहीं रहा। तो मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं।
तो ये हमारे पास समुच्चय है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है और प्लस वाली साइड में चलती रहती है। अब बोला है 100 से कम होनी चाहिए, तो 100 से कम 99, और 99 से नीचे जाएंगे तो कहाँ तक होगी, 1 तक, मतलब 1 से लेकर 99 तक। अब चाहे किसी भी व्यक्ति से कहे कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं की सूची बनाओ, तो वो क्या बनाएगा, 1 से लेकर 99 तक की संख्या ही तो लिखेगा। अब चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछे, हर व्यक्ति संग्रह वही बनाएगा 1 से लेकर 99, मतलब ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम समुच्चय कहेंगे। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हिंदी के जो लेखक है प्रेमचंद, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, उनकी संख्या तो निश्चित ही है। कोई व्यक्ति आकर किसी दूसरे उपन्यास को ये नहीं कहेगा कि ये प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे हुए वो फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति उन उपन्यासों के बारे में जानता है तो उनकी सूची बनाएगा, तो जिनको उसकी जानकारी है वो उसकी पूरी सूची बनाएंगे, तो वो संग्रह है वो समान रहेगा कि जितने उन्होंने उपन्यास लिखे हैं उनको ही शामिल करना है, इसके अलावा किसी अन्य उपन्यास को उसके अंदर शामिल नहीं करना है। मतलब ये भी जो कलेक्शन है वो हमारे पास वेल डिफाइन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अगला है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, कि हमारे पास जो भी पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस वाली जितनी भी सारी पूरी संख्या है, उसके अंदर से हमें सम पूर्णांकों का संग्रह बनाना है। उसके अंदर से हमें संग्रह किसका बनाना है, सम पूर्णांकों का। अगर मैं सम पूर्णांक अगर कुछ लिखूं यहां से, तो मैंने लिखा 2 - 4 6 8, मैंने कहा ये सम पूर्णांकों का क्या है, संग्रह है। अब किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो भी वो इसे क्या कहेंगे, सम पूर्णांकों का संग्रह ही तो कहेंगे। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। मैं भी इसको सम पूर्णांकों का संग्रह कह रहा हूं, कोई और व्यक्ति आकर भी इसको सम पूर्णांकों का संग्रह कहेगा। आपसे पूछा जाए तो आप भी इसे क्या कहेंगे, सम पूर्णांकों का संग्रह। मतलब ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो मैं ध्यान रखना है, हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट पढ़े थे, जितने भी स्टैंडर्ड सेट पढ़े थे, जो भी प्राकृत संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़ी थी, वो सारी हमारे पास क्या होती है, सेट होती है। उसको हमने स्टैंडर्ड सेट नाम दिया था। तो ध्यान रखना, सारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सभी सेट ही होते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस हमारा जो अध्याय है इसके अंदर कुछ प्रश्न शामिल है। अगर उनका कलेक्शन बताएं तो चाहे मैं उनको पढ़ूं, आप पढ़े, या क्लास का कोई अन्य विद्यार्थी पढ़े, अगर उन सवालों को पढ़ेंगे तो जितने अंदर सवाल हैं उन्हीं की तो जानकारी प्राप्त होगी, उसके अलावा कोई और सवाल आने वाला नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी हमारे पास समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इस दुनिया के अंदर जितने भी खतरनाक जानवर है उसकी अगर मुझे सूची बनाने को कहे और एक सूची बनाने को कहे आपको, क्या ये जरूरी है कि हमारे द्वारा जो सूची बनाई गई है वो आपस में मैच करेगी? दोनों आपस में मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो जानवर मुझे खतरनाक लगते हैं वो आपको खतरनाक नहीं लगे, और जो आपको खतरनाक लगते हैं वो मुझे खतरनाक न लगे, तो सूची के अंदर भिन्नता होगी। तो इसी को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रहे। तो ये भी हमारे पास जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारे पास समुच्चय नहीं होगा। अगला सवाल कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6 का, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग का निशान लगाना है। मतलब कि यहाँ पर जो कोई भी हमारे पास अवयव दिए गए हैं वो क्या इस समुच्चय से संबंध रखते हैं या नहीं रखते। यहाँ पर हमें निशान काम में लेना है, एक तो ये वाला और एक ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये होता है डजंट बिलोंग टू। मतलब ये तो जब संबंध रखते हैं, कोई भी अवयव समुच्चय से संबंध रखता है तो इसका प्रयोग करना है, और जब संबंध नहीं रखता है तो इसका प्रयोग करना है। देखना यहाँ पर हमारे पास कुछ अवयव लिखे हुए हैं और यहाँ पर समुच्चय दिया है। यहाँ पर अवयव लिखा हुआ है 5 और कहा गया यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है कि संबंध रखता है या नहीं रखता। देखते हैं 5 क्या ए से संबंध रखता है। याद देखना 5 मौजूद है, मतलब 5 है वो ए से संबंध रखता है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। वैसे 8 क्या संबंध रखता है, इस समुच्चय के अंदर 8 है ही नहीं, तो ये संबंध नहीं रखता। क्या 0 संबंध रखता है, इस समुच्चय के अंदर 0 नहीं है, तो ये भी संबंध नहीं रखता। क्या 4 संबंध रखता है, 4 इधर है, तो मतलब ये
बिलोंग्स टू का निशान आएगा। और क्या 2 ए से संबंध रखता है, 2 मौजूद है यहाँ पर, तो हो जाएगा टू बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से हमें बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू का निशान लगाना है। जब भी अवयव है वो समुच्चय से संबंध रखता है तो हम बिलोंग्स टू का निशान लगाते हैं, और जब संबंध नहीं रखता तो डजंट बिलोंग टू का निशान लगाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। जब हमने समुच्चय पढ़े थे, समुच्चय के बारे में जो बेसिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो उसके अंदर से हमें यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि दी हुई है, हमें इसको चेंज करना है रोस्टर विधि में, मतलब इसको रोस्टर रूप लिखना है। दोनों के अंदर चेंज फर्क क्या होता है कि जो समुच्चय निर्माण विधि होती है उसके अंदर समुच्चय के जो अवयव है उनका गुण लिखा जाता है, मतलब जब गुण लिखा जाए तो वो समुच्चय निर्माण विधि है, और जब अवयवों को सीधा का सीधा लिखे, जब केवल अवयव लिखे तो रोस्टर रूप कहलाता है, और जब उसके गुण लिखे अवयवों का तब वो समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। तो हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि दी हुई है, हमें इसे रोस्टर रूप में चेंज करना है, मतलब इसका रोस्टर रूप लिखना है, मतलब यहाँ से जो भी अवयव आएंगे वो सारे के सारे अवयव हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो गुण क्या लिखा हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं कि यहाँ से जो भी हम समुच्चय का अवयव बनाएंगे उसको x माना है, और x का गुण क्या बोला है कि x एक पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक है, मतलब इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखना है, दशमलव के अंदर नहीं लिखना है, और कहा है कि उसका मान है वो -3 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। देखना यहाँ पर लिखा है इक्वल एंड ग्रेटर देन, क्या लिखा है, x का मान है वो -3 से इक्वल है या फिर ग्रेटर है, मतलब या तो -3 के बराबर है या -3 से बड़ा है, और लेस देन 7 मतलब 7 से कम है, यानी कि x का ऐसा मान लिखना है जो -3 से बड़ा हो या -3 के बराबर हो और 7 से कम हो, और वो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं लेनी है। तो यहाँ से अगर हम संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास -3, क्योंकि -3 के बराबर भी है तो -3 को भी शामिल करेंगे, फिर और -3 से बड़ा मतलब -2 -1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब 7 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 7 से लेस देन बोला है कि x का मान है वो लेस देन 7 होना चाहिए, मतलब 7 से कम होना चाहिए, तो केवल 6 तक ही रखेंगे। ये हमारे पास आ गया रोस्टर रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ था उसको हमने चेंज किया रोस्टर रूप में। अगला है कि भी हमारे पास कोई समुच्चय है, कहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब यहाँ से जो भी एलिमेंट लिखोगे वो x के रूप में लिखोगे, और उसके बारे में कहा है कि x है वो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब 6 से कम प्राकृत संख्या लिखनी है, 6 को शामिल नहीं करना है, 6 से कम बोला है तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, प्राकृत संख्या 1 तक ही होती है तो 1 लिखेंगे। अब चाहे तो आप इसका क्रम घुमाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी समुच्चय के अंदर अवयव लिखते हैं उनमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता, तो चाहे आप इस क्रम को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें केवल अंदर जो एलिमेंट चाहिए थे वो एलिमेंट लिख दिए, और ध्यान रखना है कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, जब भी समुच्चय लिखते हैं एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाता है, कभी भी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होती। अगला है कि हमारे पास एक सेट है, कहा गया x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है 8, कि यहां से जो भी हम सेट लिखेंगे वो x के रूप में होगा, और x के बारे में क्या प्रॉपर्टी दी गई है कि ऐसी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या भी कैसी गई है 2 अंकों की, मतलब संख्या के अंदर 2 अंक होने चाहिए और उसके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 आता है, अगर हम लिखने जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 7 2 और 6 3 और 5 4 और 4 5 और 3 6 और 2 7 और 1 8 और 0। हमारे पास यही केवल संख्या होगी जिसके अंकों का योग क्या आता है 8। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब 8 0 लिखा है तो 0 8 भी लिखें, लेकिन जैसे ही हम 0 8 लिखते हैं तो ये हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या नहीं कहलाती, ये अपने पास कितने अंकों वाली संख्या हो जाएगी
एक अंक वाली, केवल 8 शामिल है, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता। तो हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए थी, तो कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास रोस्टर रूप अगर इसका लिखेंगे तो क्या आएगा? 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ये हमारे पास हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। सारी संख्याएं 2 अंकों की है, प्राकृत संख्या है, और इन सभी के अंकों का योग कितना आ रहा है? 8। अगला है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो अगर इसका हमें सेट लिखना है रोस्टर रूप में, इसका जो समुच्चय है वो रोस्टर रूप में लिखना है, तो 60 की भाजक है और वो संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या। तो उसके लिए मैं 60 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग देंगे, पहले 30 आएगा, वापस 2 का भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे 1 आएगा। मतलब जब हमने 60 का अभाज्य गुणनखंड किया तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या संख्या आई? 2 3 5। केवल 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम रोस्टर रूप में सेट भी लिखने जाएंगे तो भी हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या होगी? 2 3 और 5। इसके अलावा जो भी संख्या 60 की भाजक है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या केवल कौन कौन सी होगी? 2 3 5। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होगी जो 60 की भाजक है। तो यहाँ से हमारे पास सेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 3 5। ये हमारे पास वो संख्या होगी जो 60 की भाजक भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगला, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमारे पास एक शब्द दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। कहा है इस शब्द के सभी अक्षरों का अगर हम समुच्चय लिखें तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? हम यहां से अगर इसका रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण करें तो देखना, जो भी अवयव रिपीट हो रहा है उसको केवल एक बार ही लिखना है। जो भी अवयव है रिपीट हो रहा है, जो भी इसके अंदर लेटर है वो रिपीट हो रहा है, उसको केवल एक बार लिखना है, कभी भी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं करनी। तो हमने पहला यहां से लिखा टी, तो टी जितनी बार भी आ रहा है काट दिया, फिर आर, आर भी कैंसिल, इधर से भी आर कैंसिल, फिर आई आ रहा था, आई भी कैंसिल, और कहीं पर आई नहीं आ रहा है। फिर हमने लिखा जी, जी भी कैंसिल, फिर ओ, ओ 2 जगह आ रहा था लेकिन लिखेंगे एलिमेंट केवल एक बार। उसके बाद में एन, एन केवल एक बार ही है, फिर एम एक बार ही है, फिर ई एक बार ही है, और फिर वाई। ये हो जाएगा अपने पास रोस्टर रूप। हमने चेंज क्या किया इसके अंदर, और इसके अंदर चेंज किया है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा था वो यहाँ पर हमने केवल एक बार लिखा है। तो जब भी कभी कोई शब्द दिया हुआ हो और उससे अगर रोस्टर रूप का निर्माण कर रहे हैं, उसके अक्षरों का अगर समुच्चय बना रहे हैं, तो ध्यान रखना है कभी भी किसी अक्षर की रिपीट नहीं करनी है। कोई भी अक्षर है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उस अक्षर को केवल एक बार लिखना है। जो लेटर है उसको केवल एक बार लिखोगे, उसकी रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि समुच्चय तो होता ही वो है कि अवयव को केवल एक बार लिखते हैं, उसकी रिपीटेशन नहीं लिखते। अगला है कोई समुच्चय एफ है और कहा है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहां से अगर लिखेंगे बी एक बार ही था, लिख दिया, ई 2 बार है लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार। फिर टी कितनी बार है? 2 बार, लेकिन लिखेंगे एक बार, और फिर आर। ये हो गया हमारे पास रोस्टर रूप। हमने क्या किया? बी ई टी आर, मतलब इसके अंदर जो भी लेटर थे वो लिखे, लेकिन जिसकी रिपीटेशन थी उसको भी केवल एक बार लिखा है, उसको भी वापस एक से अधिक बार नहीं लिखा, केवल कितनी बार लिखा है? एक बार। अगला है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने क्या किया था कि हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप दिया था, उसको हमने रोस्टर रूप में चेंज किया था। अब हमारे पास रोस्टर रूप दिया हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण में चेंज करना है। मतलब हमारे पास जो अवयव होंगे हमें क्या करना पड़ेगा? उन अवयवों का गुण ढूंढना पड़ेगा पहले, कि ये अवयव आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। आपस में जिस प्रकार से संबंधित होंगे उसी गुण का हम इस्तेमाल करेंगे और उसी की सहायता से हम उसका समुच्चय निर्माण लिखेंगे। माना ये हमारे पास क्या है? सेट है
ए, तो लिखा समुच्चय को सेट का रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया और फिर जो मंजिला ब्रैकेट है वो लगाया। अब देखते हैं 3, 6, 9 और 12 आपस में किस प्रकार से संबंधित है। 3, 6, 9, 12 देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं इसे 3 गुणा 2, इसे 3 गुणा 3, इसे 3 गुणा 4। मतलब देखना आगे वाला जो भाग है वो हमेशा समान है। वो क्या है, 3 है, केवल पीछे वाली संख्या चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे x सच दैट x। अब x किसके बराबर है, 3, और पीछे ये सारी संख्या आ रही है, इसको n मान सकते हैं कि एक बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये कोई चर राशि हो सकती है, तो इसको हमने माना n। और आगे अचर क्या लगा हुआ है सबके लिए, 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और पीछे चर राशि n, कि यहाँ पर जो भी x का मान निकालोगे वो कैसे निकलेगा, x बराबर 3n, जहाँ पर n क्या है, ये n हमने जो पीछे जो संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 है क्या, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हमने लिखा n बिलोंग्स टू n। अगर हम इतना ही लिखते हैं तो इसका मतलब तो क्या है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस प्रकार से ये चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो 12 तक ही कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में आगे अवयव नहीं है। मतलब हमें n की संख्या भी सीमित रखनी पड़ेगी कि n का मान भी ज़्यादा नहीं लिखना है। तो n का मान अधिकतम कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे कि n है वो लेस देन 5 है, लेस देन क्या है 5, मतलब 5 से कम लेना है। 5 से कम मतलब 4 ले सकते हैं, 5 से कम ले सकते हैं मतलब कितना ले सकते हैं, अधिकतम 4 ले सकते हैं। तो जब 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 12 आएगा, और वही हमारे लास्ट वैल्यू है। तो हमने इसका जब समुच्चय निर्माण लिखा तो क्या लिखा, x दैट x बराबर 3n, कि x को 3n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर n का संबंध किससे है, नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृत संख्या से है। और कहा है कि n का मान है वो 5 से कम होना चाहिए, मतलब n इज लेस देन 5, मतलब 5 से कम वैल्यू हम काम में ले सकते हैं। अब नेचुरल नंबर है तो पता है कि हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2, 3 और 4, 5 नहीं लेंगे क्योंकि n का मान 5 से कम लेना है। तो वो n की वैल्यू क्या लोगे, 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि हमारे पास एक सेट दिया है जिसके अंदर अवयव है 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसको हमने नाम दिया b, फिर लगाया मंजिला ब्रैकेट। अब देखते हैं इन अवयवों में आपस में क्या संबंध है। तो अवयव है हमारे पास 2, 4, 8, 16 और 32। देखते हैं आपस में इनके अंदर संबंध क्या है। इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं, इसे 2 की घात 2, इसे 2 की घात 3, इसे 2 की घात 4 और इसे 2 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 और 2 की घात 5 32। मतलब हमें ये गुण ढूंढना पड़ेगा कि आपस में इन दो जो संख्याओं के बीच में संबंध क्या है। तो हमने संबंध देखा कि सबके लिए आधार का मान तो समान है, जितनी भी इसके अंदर संख्याएं लिखी हुई है, जितने भी अवयव हैं उन सभी में आधार का मान क्या है, समान है, केवल घातें बदल रही है और घात भी एक एक बढ़ रही है। मतलब ये सारे 2 की घात n के रूप में लिखे हुए हैं क्योंकि आधार का मान तो समान है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक, मतलब 6 से कम है। तो क्या लिखेंगे, n इज लेस देन 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से कम लिखना है। 6 से कम मतलब 5 लिख सकते हैं। तो हमने इसका जब समुच्चय निर्माण रूप लिखा तो लिखा x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, मतलब ये जो अवयव है इसको 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और इस नेचुरल
नंबर भी क्या लेने हैं, 6 से कम, मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, 6 को नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो अवयव आएंगे हमारे पास 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये है हमारे पास रोस्टर रूप और ये है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। अगला है 5, 25, 125, 625। इसको नाम दिया हमने सी। अब इसमें संबंध देखते हैं, 5, 25, 125, 625। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, मतलब 5 की पावर n के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका जब समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का मान 5 से कम लेना है, मतलब 4 ले सकते हैं, 5 से कम, n इज लेस देन 5। ये हो जाएगा अपने पास समुच्चय निर्माण रूप। अगला है 2, 4, 6। x सच दैट x। अब x इसके अंदर है क्या, देखना 2, 4, 6 आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, मतलब ये हमारे पास प्राकृत संख्या है। 2, 4, 6 ये सारी क्या है, प्राकृत संख्या। अब देखना 2 के बाद में 3 नहीं आ रहा है और 4 के बाद में 5 भी नहीं आ रहा, मतलब केवल सम स्थान वाली संख्या आ रही है। इसके अंदर 1 भी शामिल नहीं है, क्योंकि 1 क्या होता है, विषम होता है। 2 भी सम, 4 भी सम, 6 भी सम, और ऐसे ही ये आगे की ओर क्रम बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई है वो प्राकृत संख्या है, और कैसी प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। जरूरी नहीं कि हर बार हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, उसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अगला है 1, 4, 9 और कहां तक है, 100 तक। अगला हो जाएगा अपने पास e, लिखेंगे x सच दैट x। अब देखते हैं संबंध क्या है, 1, 4, 9 कहाँ तक है, 100 तक। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 10 का। मतलब अब की बार घात समान है, घात बदल नहीं रही है, जो आधार है उसका मान बदल रहा है। तो अब की बार ये हमारे पास चर है, ऊपर वाला क्या है, अचर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर n स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, जहाँ पर n का संबंध नेचुरल नंबर से है और n का मान कहाँ तक है, 10 तक है। n का मान कहाँ तक लेना है, 10 तक, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फिर n का मान है वो 10 तक लेना है, मतलब n इज लेस देन 11। मतलब नेचुरल नंबर लोगे और 11 से कम लेंगे। तो 11 से कम कितना हो जाएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वैसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो हमारे पास अवयव आएंगे 1, 4, 9 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 100। तो ये हो गया हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। अगला है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। कि हमारे पास जो समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, इससे जो भी अवयव आएंगे उन अवयवों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं क्या क्या अवयव आते हैं। लिखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब हमें यहाँ पर इसका रोस्टर रूप लिखना है और उसके अंदर विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, पहली विषम प्राकृत संख्या लिखने जाए तो 1, फिर 3, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सम प्राकृत संख्या है, हमें विषम प्राकृत संख्या लिखनी है। तो 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5, 7, 9, ऐसे ही आगे की ओर चलती रहेगी। ये जो श्रेणी है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो आगे हम इसे डैश 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 के रूप में ही दर्शाएंगे। अगला है x एक पूर्णांक है
जहाँ पर जो x का मान है -1/2 से बड़ा है, और यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया, लिखा नहीं है, x का मान है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से कम है। तो यहाँ पर हमें ऐसे पूर्णांक लिखने हैं। लिखने क्या है? पूर्णांक, मतलब दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं करनी है। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। तो अगर हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो देखना, जो भी मान आएगा वो x के रूप में आएगा, लेकिन उसका मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए। माइनस का 1/2 मतलब 0.5, और वो भी माइनस का, और छोटे किससे होनी चाहिए? 9/2 से, मतलब 9/2 यानी 4.5, 9/2 मतलब 4.5, मतलब जो x का मान है वो माइनस के 0.5 से बड़ा लिखना है और प्लस का जो 4.5 है उससे छोटा लिखना है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से पूर्णांक लिखने भी क्या है वापस? पूर्णांक, मतलब ऐसे संख्याएं तो बहुत होगी लेकिन हमें पूर्णांक लिखने हैं, मतलब पूरी संख्या लिखनी है। तो माइनस का जो 0.5 है उससे बड़ा पूर्णांक क्या होता है? तो इधर आएंगे तो धनात्मक संख्या स्टार्ट हो जाएगी। इसके जस्ट बड़ा अगर कोई पूर्णांक देखे तो वो हमारे पास आता है 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर 0 के बाद में अगर उससे बड़ा पूर्णांक देखे जाए तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पर 5 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि x का मान है वो 4.5 से छोटा होना चाहिए। हम यहाँ पर जैसे ही 5 लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली बात गलत साबित हो जाएगी। हमें लिखना क्या है कि x का मान 4.5 से छोटा लिखना है, और 4.5 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? 4 होता है। तो केवल हम इसे यही तक ही सीमित करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका रोस्टर रूप कि 0, 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? x एक पूर्णांक हो जाएगा और x का मान माइनस का 1.2 है, 1/2 माइनस का उससे बड़ा है और 9/2 से छोटा है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। मतलब माइनस का 0.5 है उससे तो बड़ा लिखोगे और 4.5 से छोटा लिखोगे, तो उसके बीच में पूर्णांक क्या आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। अगला है कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इक्वल और लेस देन 4। ये हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है, इसकी सहायता से हमें यहाँ पर पूर्णांक लिखने हैं। अगर इसका रोस्टर रूप अगर हम लिखने जाए, क्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल है 4 के। मतलब यहाँ पर x के क्या मान लिखे कि वो या तो 4 के बराबर आ जाए या फिर 4 से छोटा है। यहाँ पर हम जहाँ संख्या रख के देखते हैं, एक बार के लिए हमने यहाँ पर रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से कम है। मतलब यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 भी 4 के बराबर है। मतलब यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं। अब घात कितनी है? 2 है। मतलब कोई ऋणात्मक मान रखेंगे तो भी वो प्लस के अंदर चेंज होगा। मतलब अगर मैं -1 लिखूं तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1, तो वो भी 4 से कम है। अगर मैं -2 लिखूं तो -2 का स्क्वायर भी 4, तो वो भी 4 के बराबर है। मतलब 1 और 2 प्लस के भी लिख सकते हैं, माइनस के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 0 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 होता है वो 4 से कम होता है, तो मतलब 0 को भी शामिल कर सकते हैं। अब 2 से अगर कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9। क्या 4 है वो 9 से बड़ा है या 4 के बराबर है? नहीं, ये बात यहाँ पर हमारे गलत साबित हो जाती है। मतलब 3 को शामिल नहीं करेंगे। अब प्लस का 3 नहीं ले सकते तो माइनस का 3 भी नहीं लोगे, तो हमारे पास पूर्णांक केवल क्या बचा? 0, 1, 2, -1, माइनस का 2। केवल यही पूर्णांक है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? -2, -1, 0, 1, 2। यही वो 5 अवयव है जो इस गुण को संतुष्ट करते हैं। बाकी कोई भी अवयव इस गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास अवयव क्या हो जाएंगे? -2, -1, 0, 1, 2। अगला है x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है।
तो इसके अंदर जिसकी रिपीटेशन हो रही है उसको एक बार लिखना है, बाकी अगर एक एक बार अवयव आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट लिखोगे। तो क्या हो जाएगा L, अब L 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखोगे, फिर O, फिर Y और फिर A। यही हो जाएगा अपने पास। केवल L की रिपीटेशन 2 बार थी तो L को केवल कितनी बार लिखोगे, एक बार। अब चाहे तो आप इनका क्रम कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। अगला है वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। यहां से अगर हम इसका रोस्टर रूप लिखने जाएं तो क्या लिखना है कि वर्ष का ऐसा महीना जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। यहां पर महीने लिखते हैं जरा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी के अंदर 31, फरवरी में 28 मान सकते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ये आपको महीने के अंदर जो दिन हैं उनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। उसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, आप ढूंढ सकते हैं, उन तरीकों से अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। तो जनवरी के अंदर 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। हमें कहा है कि वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ऐसे महीने जिसके अंदर 31 दिन नहीं है वो कौन कौन से हैं? फरवरी। अब 31 नहीं तो ऐसा नहीं कि 30 बोला है, 31 का नहीं बोला है, मतलब फरवरी को भी शामिल करना है, क्योंकि फरवरी के अंदर भी 31 नहीं होते। कितने होते हैं? या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये वो महीने हैं जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो क्या लिखोगे? फरवरी, फिर अप्रैल, फिर जून और फिर सितंबर और नवंबर। ये हो जाएगा अपने पास रोस्टर रूप। ये वो महीने हैं जिनके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो ये हमारे पास टोटल 12 महीने थे, इसके अंदर से ये 5 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते, या तो 30 होते हैं या फिर 30 से भी कम होते हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यहां पर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक लिखना है। लिखना क्या है? व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट लिखना है जो के से पहले आता है, मतलब वोवेल्स को शामिल नहीं करना है। तो ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं? अगर लिखने जाए तो ए को तो शामिल नहीं करोगे क्योंकि वोवेल है, तो बी, फिर सी, फिर डी। अब ई को शामिल नहीं करना है, एफ, जी, एच, आई को शामिल नहीं करना है, जे। अब के को शामिल नहीं करोगे क्योंकि क्या बोला है? जो के से पहले आता है। तो के से पहले तो जे ही आता है, जे के बाद में के आ जाएगा। तो अपने पास अवयव क्या हो जाएंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के। यहाँ पर ए है, वोवेल्स है, ई है, वो भी वोवेल है, आई है, वो भी वोवेल है। तो मतलब वोवेल को शामिल नहीं करना है क्योंकि बोला है कि क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। अगला, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये मैं आपस में इनको मैच करना है। पहला लिखा हुआ है 1, 2, 3, 6। अब देखते हैं कि 1, 2, 3, 6 का कोई गुण इसके अंदर लिखा हुआ है या नहीं है। तो पहला है एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। अभाज्य संख्या होगी और 6 की भाजक होगी। दूसरा है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कहाँ है? इसके अंदर तो सम है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। कहा एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, मतलब प्राकृत संख्या भी होगी और 6 की भाजक भी होगी, मतलब ये हो सकता है। और मैथमेटिक्स इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है।
कहा 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। अब कहा एक अभाज्य संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। अब देखना 1 2 3 6, यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या नहीं है और एक को भी अभाज्य संख्या नहीं बोलते, उसको विशेष संख्या बोलते हैं, ना तो भाज्य होगी ना ही अभाज्य होगी। तो मतलब ये वाला तो नहीं होगा। तो 1 2 3 6 क्या प्राकृत संख्या है? हाँ, 1 2 3 6 प्राकृत संख्या है और वो 6 की भाजक भी है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा 2 और 3। अब देखना ये अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है और 6 की भाजक भी होती है। तो ये 2 के लिए ए हो जाएगा। अब ये MATHEICS ये मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, क्योंकि M की रिपीटेशन 2 बार तो एक बार ही लिखा हुआ है, A की रिपीटेशन 2 बार एक बार लिखा हुआ है। मतलब ये शब्द देखकर ही हमें पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर ही लिखे हुए हैं। फिर 1 3 5 7 9, ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम ही है और सारी विषम प्राकृत संख्या है। तो ये हो जाएगा अपने पास ये मैच। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली थी वो यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।